नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज आप लोगों के सामने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कोई टॉपिक लेके नहीं आए हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे ग्रुप टॉपिक हो गया है, सब ग्रुप हो गया है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हो गया है, हमारा साइक्लिक ग्रुप हो गया है, कोसेट हो गया है, या फिर नॉर्मल सब ग्रुप हो गया है, मतलब ये जितने भी टॉपिक हमारे हो चुके हैं, हम लोग उनके ऊपर बेस्ड थ्योरम देखेंगे। कुछ रिजल्ट हैं, कुछ थ्योरम है जिन्हें हम देखेंगे, और उसके ऊपर इंट्रोडक्शन देने के लिए वीडियो बनी हुई है। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया है, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा आया है। आप लोगों से देखिए और फिर थ्योरम पे आइए, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के थ्योरम देखना तो फिर कोई मीनिंग नहीं है उसका। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस बार पक्का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है हर एक वीडियो का। जो जो टॉपिक कवर होंगे, जैसे कोसेट कवर होगा तो कोसेट का लिंक मिलेगा आपको, नॉर्मल सब ग्रुप कवर होगा तो नॉर्मल सब ग्रुप का मिलेगा, ग्रुप सब ग्रुप मतलब जितने टॉपिक कवर हैं करूंगा मैं, वो सारे के सारे टॉपिक के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो आइए बिना इंट्रोडक्शन के स्टार्ट करते हैं, इसमें और क्या इंट्रोडक्शन देंगे। तो जो इस वीडियो में हम लोग थ्योरम करने वाले हैं वो कोसेट के ऊपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट, एनी टू राइट कोसेट, एनी टू राइट कोसेट, कोसेट आर आइदर identical और disjoint। अच्छा, मैं थ्योरम समझाऊंगा तो बहुत आराम से बोलूंगा, और जब मैं यहाँ पर जो लाइन बोल रहा हूं तो आप उसको कोशिश करो कि उस चीज को इमेजिनेशन कर सको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अगर बोला कि 2 दूनी 4 होते हैं, तो आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि हाँ 2 × 2 = 4 होता है, क्योंकि उससे फिर जब आप इमेजिनेशन कर सकते हैं किसी चीज को, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है उस चीज को समझने का। बस वही है, इमेजिनेशन करके समझेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर समझ आता है। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी चीज को समझाने की। और आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है एनी टू राइट कोसेट आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। अब सबसे पहली बात आती है कोसेट, आपको पता होना चाहिए। तो राइट कोसेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई एक सब ग्रुप है H, तो आप उसमें किसी भी एक एलिमेंट A की मल्टीप्लाई कर दें राइट से, जो कि बिलोंग कर रहा हो G में। आपके पास कोई भी एक सब ग्रुप अगर H है, तो आप उसमें किसी भी एलिमेंट A की मल्टीप्लाई कर दें जो कि G में बिलोंग कर रहा हो राइट की तरफ से, तो वो राइट के कोसेट होता है। तो वो यहाँ पर यही कहना चाहता है कि कोई भी 2 राइट कोसेट होंगे, या तो वो आइदर आइडेंटिकल कि या तो वो पूरी तरीके से आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब अगर एक राइट कोसेट HA है और एक राइट कोसेट HB है, तो या तो ये दोनों पूरे के पूरे बराबर होंगे, आइदर आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, और डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलने का मतलब है कि जब आप HA और HB का इंटरसेक्शन निकालोगे तो इंटरसेक्शन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता उसको फाई कहा जाता है। ये आपको समझ आया। तो सिंपल सा थ्योरम था, सिंपल सी थ्योरम है कि कोई भी 2 राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। देखिए लेट कर लेते हैं हम लोग, यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। प्रूफ यहां से हमारा जो है प्रूफ को स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट देयर आर 2 राइट कोसेट, ठीक है, लेट देयर आर 2 राइट कोसेट, 2 राइट कोसेट। हम यहाँ पर 2 कोसेट लेट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, उन दोनों राइट कोसेट को दिखाना है, वो या तो बराबर होंगे या फिर अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले उन दोनों राइट कोसेट के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं, अपनी तरफ से मान ले रहे हैं कि वो जो दोनों राइट कोसेट होंगे वो होगा, एक तो HB राइट कोसेट आर HA एंड HB, वो दोनों राइट कोसेट जो है वो या तो HA है या फिर HB है। ये आपको समझ आया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी कि राइट कोसेट के ऊपर काम करना है। तो राइट कोसेट के ऊपर काम करने के लिए हम लोग ये लेट करके चलेंगे कि एक राइट कोसेट HA है और एक राइट कोसेट HB है। ये आपको समझ आया। अच्छा, यहाँ पर ये बताने की तो कोई दिक्कत नहीं है कि फॉर ऑल A, B बिलोंग टू G, क्योंकि जो A और B होगा, क्योंकि आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो G का एलिमेंट होना चाहिए ग्रुप का। और H क्या होगा आपका, H तो सब ग्रुप होगा, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब ग्रुप में ही जब ग्रुप के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हो तो ही रिजल्ट आपको कोसेट मिलता है। अगर राइट से करोगे तो राइट कोसेट दिखाओगे, लेफ्ट से करोगे तो लेफ्ट कोसेट दिखाओगे। ये आपका स्टेटमेंट है। अच्छा देखिए, अब हमें प्रूफ करना है कि या तो वो आइडेंटिकल होगा और या तो वो डिसजॉइंट होगा। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, देन वी हैव टू प्रूव दैट
प्रूव दैट कि हमें क्या प्रूफ करना है, दो राइट कोसेट, एक एच ए है और एक एच बी है, तो हमें प्रूफ करना है कि या तो एच ए बराबर होगा एच बी के, या तो ये वाला केस होगा, ये वाला केस होगा, तो मतलब आइडेंटिकल है। और हमें प्रूफ करना है कि या तो एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू फाई होगा। फाई होने का मतलब कि जब आप उन दोनों के बीच में कॉमन देखने जाएंगे तो रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब फाई सेट मिल जाएगा। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी जनरल साइंस वाली बात है, आप उसे सोचिए। मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो कोसेट गिवन हो, कोई भी दो राइट कोसेट गिवन हो आपके सामने, तो वो या तो आइडेंटिकल होंगे या आइडेंटिकल नहीं होंगे। बात तो क्लियर है ना कि आपके सामने कोई भी दो राइट कोसेट दे दिया, या तो वो दोनों राइट कोसेट बराबर होंगे या तो नहीं होगा। एक कंडीशन ये वाली थी। एक कंडीशन मैंने ले ली कि आपके सामने मान लो कोई भी दो राइट कोसेट गिवन है, तो या तो उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा या तो कुछ ना कुछ कॉमन नहीं होगा। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि थ्योरम करते वक्त हम लोग जो जो चीज मान के चल रहे हैं वो सारी चीज वहां पे हमें लिखनी पड़ेंगे, सामने वाले को बतानी पड़ेंगी कि हमने ये इस वजह से करा, ये इस वजह से करा। तो यहाँ पर अपने स्टेटमेंट लिख देते हैं कि एनी टू राइट कोसेट, एनी टू राइट कोसेट, टू राइट कोसेट are either identical or not। या तो आइडेंटिकल होगा या तो नहीं होगा, सिंपल सा केस है। और अनदर केस हमारे पास ये है कि एनी टू राइट कोसेट, एनी टू राइट कोसेट आर आइदर डिसजॉइंट और नॉट, आर आइदर डिसजॉइंट और नॉट, या तो वो डिसजॉइंट होगा या तो नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं आइडेंटिकल वाला केस लूं कि कोई भी दो राइट कोसेट है तो या तो वो बराबर होंगे या तो बराबर नहीं होगा, और डिसजॉइंट वाला केस लूंगा तो कोई भी आपके पास मान लो दो राइट कोसेट है तो या तो वो उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा या तो उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये वाला केस लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो अपनी थ्योरम प्रूफ करेंगे वो ये वाला केस मान के चलेंगे कि कोई दो थ्योरम है, वो या तो कोई दो राइट कोसेट है, वो या तो डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट होने का मतलब आपको एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू फाई दे देगा, और अगर डिसजॉइंट नहीं होगा तो फिर हम ये प्रूफ करेंगे। ये आपको समझ आया? इस वाले में दोनों केस आ गया। हमें ये प्रूफ करना है कि या तो एच ए बराबर एच बी होगा या तो एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू फाई होगा। तो हम लोग ये वाले स्टेटमेंट लेके चलेंगे कि एनी टू राइट कोसेट आर आइदर डिसजॉइंट और नॉट, कि या तो उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा, तो कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा तो हम प्रूफ करेंगे कि वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। ये आपको समझ आया? और अगर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि एच इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू फाई आया। ये आपको समझ आया? तो इस वाले स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, बार बार रफ होगा तो आप नोट डाउन करते जाइए, वन स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, ठीक है। ऊपर वाला रफ करते हैं, देखिए हल्का सा रफ करेंगे जितनी हमें जरूरत है। जैसे मान लीजिए यहां तक रफ करते हैं, पहले यहां तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट आ गया, देखिए हम लोग ये वाला केस लेके चल रहे हैं, एनी टू राइट कोसेट। तो यहां पर फर्स्ट केस हमारे पास बनता है, केस फर्स्ट बनेगा कि इफ दे आर डिसजॉइंट। दे आर की मतलब यहां पर दे का मतलब क्या है कि राइट कोसेट की बात कर रहा हूं। तो यहां पे चलिए दे छोड़ के आप राइट कोसेट लिख लीजिए कि इफ राइट कोसेट, एक सेकेंड चौक निकाल ले, इफ राइट कोसेट आर, इफ राइट कोसेट आर डिसजॉइंट। केस फर्स्ट तो आपके पास ये वाला आ गया कि जो आपने राइट कोसेट लेट करे हैं वो आपके पास डिसजॉइंट हो जाएगा। तो डिसजॉइंट होने का मतलब आप साफ साफ कह दे रहे हो कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू आपको फाई मिल गया, क्योंकि वो डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट होने का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों के इंटरसेक्शन में तो फाई रिजल्ट आएगा। तो वो आपने लिख दिया कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी आपको फाई मिलेगा। ये समझ आया? अब ध्यान से देखिए, जब आपको एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू फाई मिल गया तो ये वाली थ्योरम तो आपने प्रूफ कर दी ना। इसका मतलब आपके पास कुछ प्रूफ करने के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि आपको क्या प्रूफ करना था कि या तो एच ए बराबर एच बी होगा या तो एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू फाई होगा। आपने फर्स्ट केस माना कि जहां पे दोनों के दोनों डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट होने का मतलब एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू फाई मिल गया। तो ये वाला केस तो आपको मिल गया। इसका मतलब जब ये वाला केस मिल गया तो कुछ प्रूफ करने के लिए तो बचा ही नहीं। इसका मतलब फर्स्ट केस तो यहीं पर खत्म हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दोगे देन देयर आर नथिंग टू प्रूफ। इसका मतलब जो आपने ये लिख दिया एच ए इंटरसेक्शन एच बी, तो आपके पास यहाँ पर अब प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो आप लिख दोगे देन देयर आर नथिंग टू प्रूफ। यहाँ पर अब प्रूफ करने के लिए आपको कुछ भी नहीं बचा है। ये समझ आया? और
जब केस फर्स्ट में तो मतलब जब आपने डिसजॉइंट लिया था तो डिसजॉइंट लेने पर आपको दोनों का इंटरसेक्शन 5 मिल गया, इसका मतलब ये वाला केस मिल गया। तो जब ये वाला केस आपको मिल गया और यही प्रूफ करना था तो क्या प्रूफ करोगे, वो तो सेम टू सेम मिल गया, इसका मतलब प्रूफ करने के लिए आपके पास बचा नहीं, तो आप केस सेकंड पे काम करोगे और केस सेकंड में कौन सा प्रूफ करोगे, ये वाला। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। फिर से थोड़ा सा रफ कर दें, चलिए अभी तो हमारे पास स्पेस है, अभी तो स्पेस है थोड़ा सा। तो केस सेकंड में हम लोग लेके चलेंगे कि दे आर नॉट डिसजॉइंट, कि वे दोनों डिसजॉइंट नहीं है। राइट कोसेट आर नॉट डिसजॉइंट, कि वे दोनों डिसजॉइंट नहीं है। अच्छा, अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि दे आर नॉट डिसजॉइंट, इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में पक्का कुछ ना कुछ कॉमन तो होगा। यहां पर ये बात तो क्लियर है, क्योंकि वे दोनों डिसजॉइंट नहीं है, तो डिसजॉइंट नहीं होने का मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा। तो 5 नहीं आने का मतलब कोई ना कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट, मैं एटलीस्ट वर्ड लगा रहा हूं क्योंकि एटलीस्ट वन में हो सकता है कम से कम एक आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, लेकिन कम से कम एक तो जरूर आएगा। इसलिए मैंने एटलीस्ट वर्ड लगाया और मैं यहां पर बोल दूंगा कि राइट कोसेट आर नॉट डिसजॉइंट, दिस मीन कम से कम एक एलिमेंट। तो मैंने उसको मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लो मैं डी मान ले रहा हूं, तो यहां पर डी मानने पर हो जाएगा कि डी बिलोंग करेगा एच ए इंटरसेक्शन एच बी में, क्योंकि आपके पास उसका इंटरसेक्शन 5 नहीं है। तो उसका इंटरसेक्शन 5 ना होने का असली मतलब ये है कि कम से कम एक एलिमेंट तो बिलोंग करेगा, और उसको मैंने डी मान लिया। मैंने कुछ भी एबीसी कुछ भी मान सकता था, ए बी लिखा हुआ है, डी अच्छा रहेगा तो मैंने डी मान लिया कि डी जो है बिलोंग करेगा एच ए इंटरसेक्शन एच बी में। अब इसके ऊपर काम करिए कि जो डी है वो बिलोंग करेगा एच ए इंटरसेक्शन एच बी, इसे रफ कर दें। अब यहां से एक बात देखिए, अगर डी एच ए इंटरसेक्शन एच बी में बिलोंग कर रहा है तो आप इंटरसेक्शन वाले प्रॉपर्टी से जानते हैं, 11th क्लास का टॉपिक है, कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, इसका मतलब वो दोनों के दोनों में बिलोंग करेगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट डी बिलोंग करेगा एच ए में एंड डी बिलोंग करेगा एच बी में। सिंपल सा रिजल्ट था, क्योंकि अगर डी एच ए इंटरसेक्शन एच बी में है तो इसका मतलब है कि डी बिलोंग करेगा एच ए में एंड डी बिलोंग करेगा एच बी में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, अगर डी बिलोंग कर रहा है एच ए में तो आप इसको लिख सकते हो कि जो डी होगा वो बराबर होगा H1A, जहां पर फॉर ऑल H1 बिलोंग टू कैपिटल H। आप ऐसा लिखोगे क्योंकि अगर डी एच ए में बिलोंग कर रहा है तो डी बराबर होगा H1A पे। ये सब ये चीज की चीजें पढ़ी थी हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे अपना कोसेट का, या फिर कोसेट का टॉपिक चल रहा है तो कोसेट वालों, तो ये सब चीजें वहां है, इसलिए उन टॉपिक की जरूरत यहाँ पड़ती है, क्योंकि जब आपको वो बेसिक नहीं पता तो फिर आप ये नहीं समझ सकते कि ये क्यों लिख दिया ऐसा मैंने। अब यहाँ समझाऊंगा कि ये डी बिलोंग कर रहा है एच ए में और इसका मतलब है डी बराबर H1A या फिर एच ए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो देखना कंपलसरी है। कंपलसरी अगर आता है तो यहां पर आप आइए, वरना तो फिर इसे स्किप करके कुछ और देखिए। चलिए कोई बात नहीं, तो डी बिलोंग कर रहा है एच ए का, इसका मतलब डी बराबर H1A होगा, ये आपको क्लियर है। अब यहां देखिए कि डी बिलोंग कर रहा है एच बी में, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो डी होगा वो भी एच के किसी ना किसी एलिमेंट में जब बी की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके बराबर होगा। तो मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो डी होगा वो बराबर होगा H2B के, फॉर ऑल H2 बिलोंग टू H। अब अगर आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो क्वेश्चन को लाइए और देखिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने लिया कि जब दोनों के दोनों H सेट जो है वो एक सब ग्रुप है, मतलब दोनों सेट एक ही है, H तो एक ही बात है, तो मैंने यहाँ पर H1 लिया है जो कि बिलोंग कर रहा है H1 में, सॉरी कैपिटल H में, और यहाँ H2 ले लिया है जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल H में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई भी H हो सकता है, यहाँ कहना चाह रहा हूँ कोई भी H2 हो सकता है, तो फिर मैंने यहाँ पे H1 और H1 बराबर क्यों नहीं लिया। क्वेश्चन आपको समझ आया, रिपीट करता हूँ, मैंने लिया D बराबर H1A, ये आपको समझ आया, जहां पर ये H1 बिलोंग कर रहा था कैपिटल H में। यहां मैंने लिया D बराबर H2B, जहां पर ये H2 बिलोंग कर रहा था कैपिटल H में। कैपिटल H एक ही सेट है, सब ग्रुप, तो उसके अंदर एलिमेंट कोई भी हो सकता है, उसको मैं एक सिंबल से डिनोट कर सकता हूं, लेकिन मैंने 2 सिंबल से डिनोट कर दिया। मान लो जैसे आपके सामने एक सब ग्रुप है 1 2 3,
हो सकता है मैं इस जगह एलिमेंट 1 की बात कर रहा हूं, इस जगह एलिमेंट 2 की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने कर दिया। वो दोनों के दोनों सेम टू सेम होंगे तो मैं H1 को भी 1 बोल दूंगा और H2 को भी 1 बोल दूंगा, मैं H1 को भी 2 बोल दूंगा और H2 को भी 2 बोल दूंगा। लेकिन ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि वो दोनों के दोनों अलग हो जाए, मतलब H1 बराबर 1 हो जाए, H2 बराबर 3 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने H1 बराबर H2 मान लिया कंडीशन के लिए, वरना दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। जस्ट मैंने H1 H2 मान लिया ताकि थ्योरम को और क्लैरिफिकेशन तरीके से आप उसे समझ सको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आपके पास आ गया कि जो D होगा वो बराबर होगा H1A के, और उधर से आगे आपके पास की जो D होगा वो बराबर होगा H2B के। अब यहां से थोड़ी सी बात सोचो कि यहां पर देखो ध्यान से, D इसने H1A दे दिया और इसने D H2B दे दिया। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर A बराबर B है और यही A बराबर C है, देन B इज इक्वल टू C होगा। तो आप यहां से फाइनली कह सकते हो कि जो आपका H1A होगा वो बराबर होगा H2B के। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा रिजल्ट है कि जो आपका H1A होगा वो बराबर होगा H2B के, जहां पर फॉर ऑल H1, H2 बिलोंग टू कैपिटल H, जहां पर H1 और H2 आपका कैपिटल H में बिलोंग करेगा। कैपिटल H क्या है? सब ग्रुप है। अब ध्यान से देखिए इस चीज को कि आपके पास अगर H1A बराबर है H2B के, यहां तक रिजल्ट के लिए, हाँ यहां तक रिजल्ट आपका ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर H1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल H में, तो इसका मतलब H का इनवर्स भी बिलोंग करेगा कैपिटल H में, क्योंकि H एक सब ग्रुप है। तो आप यहां से एक बात कह सकते हो कि अगर H1 और H2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल H में, इसका मतलब यह है कि H1 का इनवर्स भी बिलोंग करेगा कैपिटल H में। यहां से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये समझ आया? तो आप मैं यहां पर लिख दीजिए उसको, यहां पे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने बताया। और मैं क्या करने वाला हूं कि अगर H1 का इनवर्स भी कैपिटल H में बिलोंग कर रहा है तो मैं क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं क्लोजर ना बोल के मैं आइडेंटिकल लगाने वाला हूं। कैसे? या इनवर्स, कुछ भी बोल सकता हूं। मैंने तीन चीजें इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं यहां पर इसको इस तरीके से लिखने वाला हूं, H1 इनवर्स A। ये समझ आया? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ये मेरे को लिखना था H1 इनवर्स H1A बराबर H1 इनवर्स H2B। मैं साफ साफ कह सकता हूं कि मैंने दोनों तरफ H इनवर्स में क्लोजर लगा दिया। ये समझ आया? ये रिजल्ट अच्छा रहेगा बोलने के लिए। तो अब ध्यान से देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये दोनों एलिमेंट एक साथ लिखे जा सकते हैं। तो एक साथ लिखे जाने की वजह से ये बन जाएगा आपका कि H1 इनवर्स इनटू में H1, और ये वाला A ये बराबर होगा आपका यहां से H1 इनवर्स इनटू में H2, और ये वाला B। अब चाहिए ऊपर का स्पेस तो रफ करें। आइए स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो देखिए यहां से रफ कर देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि नोट डाउन तो नहीं कर रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट तो जरूर ले रहे होंगे, क्योंकि आपको समझने पे, और अगर दिमाग में ही सब समझ आ रहा है तो फिर इससे बेटर बात कोई नहीं हो सकती। चलिए आइए अब इस पे आते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब आप H1 इनवर्स और H1 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो रिजल्ट आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो मैं इसको E लिख सकता हूं। इसका मतलब मुझे मिल जाएगा यहाँ पे कि E इंटू में A बराबर होगा, यहाँ पे ये बराबर होगा H1 इनवर्स H2 और B, H1 इनवर्स H2 और B इसके बराबर होगा। अब आइडेंटिकल एलिमेंट में एक ही मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो A ही मिलने वाला है। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि A जो होगा वो बराबर होगा H1 इनवर्स इनटू में H2 इनटू में B। इसका मतलब आपके पास A एलिमेंट बराबर आ गया H1 इनवर्स H2 इनटू में B। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। हम इस पे काम कर रहे हैं कि जो H1 इंटरसेक्शन HB, सॉरी हमें प्रूफ सेकंड केस चल रहा है, सेकंड केस का मतलब हम इस पे काम कर रहे हैं कि जो HA होगा वो बराबर होगा HB में। हम इस वाले केस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो A बराबर होगा H1 इनवर्स H2 इनटू B। ये मैंने A की वैल्यू निकाली। अब इसी सेम मेथड से मैं यहां से B की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसे उठा के वहां पुट करके चेक कर लूंगा। तो देखिए वो सब काम करेंगे, लेकिन पहले A के बाद अभी B की वैल्यू निकालते हैं। तो B की वैल्यू निकालने के लिए मैं रफ करना चाहूंगा यहां तक ले लिया अपनी स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये यहां तक, क्योंकि मेरे को यहां से B की वैल्यू मिलेगी तो इसलिए मैंने यहां तक रफ किया ऊपर तक। अब देखिए ऐसे ही इस पोर्शन से B की वैल्यू निकालिए। B की वैल्यू निकालने के लिए जैसे मैंने A की तरफ H1 हटाया था उसी तरीके से मेरे को B की तरफ यहाँ पे ये H2 हटाना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं कि अगर H1 और H2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल H में, तो इसका मतलब है कि H2 का इनवर्स भी बिलोंग करेगा कैपिटल H में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट मेरे पास आ सकता है क्लोजर लॉ से। मैं क्लोजर प्रॉपर्टी अगर लगा दूं, इसमें क्या करने वाला हूं मैं लिखने वाला हूं H2 इनवर्स H1
A बराबर होगा H2 इनवर्स H2B। ये आपको समझ आया। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूं, दोनों में एसोसिएटिव लगाऊंगा और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। एसोसिएटिव लगाने के बाद एक स्टेप छोड़ दे रहा हूं मैं, मतलब मैं इसका कंपोजिशन बनाऊंगा, मैंने इसी में कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ये एलिमेंट आपस में कंपोजिशन हो गए, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। इसका मतलब ये हो गया H2 इनवर्स H1 A इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, इनटू में भी आप यहाँ पे लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं, क्योंकि H2 इनवर्स इंटू H1 इज इक्वल टू E देगा। और वैसे ही आप यहाँ पर भी, मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लिख सकते हैं लिखना चाहे तो, वरना जनरल सेंस भी है कि H1 इनवर्स इंटू में H1 जो होगा वो आपको E देगा, जनरल सेंस भी है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का बी के साथ कंपोजिशन लगाएंगे, मतलब क्लोजर लगाएंगे, तो रिजल्ट तो आपको बी ही देने वाला है। तो आपके पास इक्वल आ गया, वैल्यू आ गई बी की वैल्यू आ गई H2 इनवर्स, यहां पर H1 इंटू में A। ये आपको समझ आया, ये बी की वैल्यू आ गई और ये A की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, यहां तक आपका काम हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे रफ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकाली है, मतलब मैं ये देखना चाहता था कि जिस मैं राइट कोसेट की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो मेरे पास ए और बी यहाँ पर ये ग्रुप का एलिमेंट है, जो भी ये ए और बी ग्रुप का एलिमेंट है, वो बिहेवियर कैसा है, वो एलिमेंट आपका किस तरीके से है। तो किस तरीके का होने का मतलब बी आपका बिहेवियर ऐसा है और ए का बिहेवियर आपका कुछ ऐसा है, वो ठीक था, उसके लिए करी थी। अब ध्यान से देखिए, सबसे मेन चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर आपको कोई भी दो एलिमेंट बराबर प्रूफ करने, कोई भी दो सेट अगर आपको बराबर प्रूफ करने होते हैं, तो इसका मतलब हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं और आज दोबारा करेंगे कि किसी भी दो सेट को बराबर प्रूफ करने के लिए हम लोग ये दिखाएंगे कि दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है। समझ आया? आपको अगर ये शो करना है कि जो A है वो इक्वल होगा B के, तो इसका मतलब आप ये यहाँ पे दिखाओगे, शो करोगे कि जो A होगा वो सबसेट होगा B का, एंड आप दूसरी तरफ ये दिखाओगे कि जो B होगा वो सबसेट होगा A का। क्योंकि अगर आपको A और B दिखाना है इक्वल है, तो A सबसेट दिखाना पड़ेगा B का और B सबसेट दिखाना पड़ेगा A का। तो वही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। हम लोगों को दिखाना है कि HA जो होगा वो HB के इक्वल होगा। तो इसका मतलब मैं ये दिखाना चाहूंगा, we have to show that HA is equal to HB। इसका मतलब we have to show that HA सबसेट ऑफ HB एंड, यहां लिख देते हैं, या दोनों रिजल्ट को नीचे लिख देते हैं, एक साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। यहां लिख देते हैं कि HA सबसेट HB का है, एंड दूसरी तरफ आपको दिखाना पड़ेगा कि HB जो है वो सबसेट है HA का, क्योंकि दोनों को बराबर दिखाना है, इसका मतलब दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा। यहां से अच्छे से समझना, यहां से बात अच्छी आती है, यहां से सब समझने वाला पॉइंट है। ये समझ आया? अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं इस पे काम करूंगा और फिर और बाद में मैं कहीं इस पे काम करूंगा, लेकिन पहले इस पे काम करते हैं। तो केस फर्स्ट ले लेंगे, जो अभी हमारा केस चल रहा है उसके अंदर फिर से केस आ गया, दो केस बने हैं, क्योंकि हमें दिखाना है एक फर्स्ट केस में कि HA सबसेट है HB का, और सेकंड केस में दिखाना है कि HB सबसेट है HA का। तो यहां पर केस फर्स्ट आ गया, डेट HA सबसेट है HB का, हमें ये शो करना है, ये हमें शो करना है। तो ध्यान से देखिए, HA सबसेट होगा HB का, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दूं, क्योंकि हमें जरूरत सिर्फ A और B की है, तो मैं A और B को एक साथ लिखूंगा, बाकी पोर्शन रफ करूंगा, स्क्रीनशॉट, ठीक है। आइए, A की वैल्यू चलिए यही रहने दीजिए, A बराबर H1 इनवर्स H2B, A बराबर H1 इनवर्स H2B, और B बराबर H2 इनवर्स H2A, B बराबर H2 इनवर्स H1A, B बराबर H2 इनवर्स H1A, ठीक है। A और B की वैल्यू की जरूरत थी, वो हमें यहाँ पर मिल गई, हमने ऊपर लिख दिया, और बाकी हम नीचे वाला पोर्शन करेंगे रफ, ठीक है, ये वाला यहाँ पर। बाकी तो यहाँ से अभी काम हमारा चल ही रहा है, उससे बाद में करेंगे। देखिए, हमें शो करना है कि HA जो है वो सबसेट है HB का। अब अगर आपको कोई चीज ये दिखानी है कि A जो है वो A जो है वो सबसेट है B का, अगर आपको कहीं पर ये दिखाना है कि जो A है वो सबसेट है B का, अच्छा क्लियर तो दिख रहा है ना, सॉरी,
ठीक है, क्लियर है, मैं तो डर गया था, सॉरी। जो ए है वो सबसेट है बी का। अगर आपको ये दिखाना है तो इसका मतलब आप ये दिखाइए कि यहां से एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, और आपका रिजल्ट ये दिखाना पड़ेगा आपको। आप यहां से मान के चलोगे इस चीज को, क्योंकि अगर आपको ए सबसेट बी दिखाना है तो आप यहां से मान के चलोगे कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, और इस चीज को प्रूव करोगे कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी में। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो आप बोल दोगे कि ए बी का सबसेट है। एक बार और रिवीजन, लास्ट टाइम और रिवीजन कर रहा हूं कि अगर आपको ये दिखाना है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो इसका मतलब आप ये मान के चलोगे कि एक्स जो है वो यहां से बिलोंग कर रहा है। यहां से कोई एक एलिमेंट उठाओगे, एक्स कुछ भी उठा सकते हो, एलिमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, और ये दिखाओगे कि वही सेम टू सेम एलिमेंट बी में भी बिलोंग कर रहा है। और अगर आपने ऐसा केस दिखा दिया, इसका मतलब ए सबसेट होगा बी का। काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं इसे हम लोग डी मॉर्गन लॉ में, और जब सेट 11th क्लास का टॉपिक, उसकी भी वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में देखिए, सर्च मारिए क्लास 11, तो उसमें सेट रिलेशन में तो काफी डिटेल में समझे इसे, क्योंकि पहली बार हम लोग उसे वहीं पढ़ते हैं। ये समझ आया? तो मेरा बताने का मतलब ये था। तो यहां पर देखिए, आपको प्रूफ करना है कि एच ए जो है वो सबसेट है एच बी का। इसका मतलब यहां से कोई एक एलिमेंट मान के चलोगे और ये दिखाओगे कि वही सेम टू सेम एलिमेंट यहां भी बिलोंग कर रहा है। तो आपने मान लिया कोई एक नंबर x जो है वो बिलोंग कर रहा है एच ए में, x बिलोंग कर रहा है एच ए में। तो देखिए अब रिजल्ट ऊपर लिख रहा हूं मैं, x जो है बिलोंग कर रहा है एच ए में। तो यहां से आप कह सकते हो, कि अगर x बिलोंग कर रहा है एच ए में, इसका मतलब x बराबर होगा h1 h2 ले चुके हैं, तो x बराबर होगा h3 a के। ये आपको समझ आया? जहां पर लिख दीजिए फॉर ऑल h3 बिलोंग टू कैपिटल H। ये रिजल्ट तो आपको समझ आया कि अगर x बिलोंग कर रहा है एच ए में, इसका मतलब x बराबर h3a होगा, जहां पर h3 जो है कैपिटल H का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये वाला a, इस a की वैल्यू है आपके पास। जब इस a की वैल्यू है तो इसे उठाकर यहां पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा x इज इक्वल टू h3, और फिर ये वाली वैल्यू, ये है h1 इनवर्स, और ये है h2, और ये है b। ये आपको समझ आया? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करेगी यहां पे। देखिए क्या, जहां पर आप जानते हैं फॉर ऑल h1 h2 h3 बिलोंग टू कैपिटल H, कहीं इनवर्स लिखा है तो इनवर्स भी लिख लीजिए, h1 इनवर्स, h2 इनवर्स, h3 इनवर्स बिलोंग टू कैपिटल H, क्योंकि तीनों एलिमेंट ग्रुप है, सॉरी H आपका ग्रुप है, तो उसके अंदर तो तीनों एलिमेंट के इनवर्स भी बिलोंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी, और उस एसोसिएटिव में क्लोजर कैसे लगाऊंगा, ये मैंने क्या बोल दिया उसे देखिए। आप जानते हो h1 इनवर्स और h2 दोनों के दोनों कैपिटल H के ही एलिमेंट है, इसका मतलब सब ग्रुप के ही एलिमेंट है। तो ये कोई दो एलिमेंट होंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं, और सब ग्रुप के ही किसी भी दो एलिमेंट में अगर आप, दोबारा रिपीट करता हूं, सब ग्रुप के किसी भी एलिमेंट में अगर आप क्लोजर लगाओगे तो वही सेम टू सेम एलिमेंट देता है, क्योंकि वो क्लोजर होता है। ये आपको समझ आया? फिर इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, x इज इक्वल टू h3 इंटू में, ये मान लो आपको h4 दे देगा, इंटू में b। समझ आया? क्योंकि आपने किसी भी दो एलिमेंट पे क्लोजर लगाया तो आपको तो वही सेम टू सेम देगा ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी, चलिए मैंने ऐसे कर दिया, फॉर ऑल h4 बिलोंग टू कैपिटल H। ये समझ आया आपको? फिर मैं यहां पर देखिए, अब इन दोनों पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा। इन दोनों पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने का मतलब h3 और h4 दोनों के दोनों कैपिटल H के ही एलिमेंट है। जब ये h3 और h4 दोनों के दोनों कैपिटल H के एलिमेंट है, मतलब आप इन दोनों पे फिर से क्लोजर लगा रहे हो। तो फिर से क्लोजर लगाने का मतलब वो दोनों एक ही सेट के एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी वो उसी सेट का एलिमेंट देगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप मान लोगे, अब नीचे वाला पोर्शन रफ होगा यहां तक, इसका मतलब आप यहां पे मान लोगे कि जो x है वो बराबर होगा h3, 4 के बाद मान लो h5b, फॉर ऑल h5 बिलोंग टू कैपिटल H। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, h5 कैपिटल H में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आप इस वाले कंडीशन को लिख सकते हो कि जो x है वो बिलोंग करेगा hb में। ये आपको समझ आया? क्योंकि h5 जो है वो कैपिटल H का एलिमेंट है, इसलिए आपने लिख दिया x जो है वो बिलोंग करेगा hb में। अब यहाँ पे देखिए, आप ये चीज लेट करके चले थे कि x जो है सब बिलोंग कर रहा है, x जो है बिलोंग कर रहा है ha में, और आपने यहाँ प्रूफ कर दिया कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है hb में। तो इसका मतलब रिजल्ट आपके पास ये आता है कि जो ha होगा वो सबसेट होगा hb का। ये आपको समझ आया? आपने ये केस फर्स्ट में ये वाली कंडीशन प्रूफ कर दी। अब अगर आप किसी तरीके से ये भी कर दो तो मैं फाइनली कह सकता हूं कि ha बराबर hb होगा, तो अब उसके ऊपर काम होगा। तो इसके ऊपर काम करेंगे, तो रफ करें ये वाला पोर्शन फिर से, आइए।
अब हमें प्रूफ करना है एच बी जो होगा वो सबसेट होगा एच ए का। तो ये वाला पोर्शन रफ करते हैं। चलिए देखिए, नाउ केस सेकंड आ जाएगा, यहां पर केस सेकंड आ जाएगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू, एक सेकेंड, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, या वी हैव टू शो दैट, सो दिखाना पड़ेगा, ये प्रूफ तो कर ही रहे ना। वी हैव टू शो दैट एच बी सबसेट है एच ए का। अब हमें ये दिखाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, अब हमें दिखाना है कि ये सबसेट है इसका मतलब हम यहां से कोई एक एलिमेंट मान के चलेंगे और इसी तरीके से दिखा देंगे कि वो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। ये आपको समझ आया? तो चलिए करते हैं। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, x के बाद कोई एक एलिमेंट है y जो कि बिलोंग कर रहा है एच बी में, क्योंकि आप यहां से कोई एक एलिमेंट मान के चलेंगे और अगर आपने दिखा दिया कि वही एलिमेंट इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। ये आपको समझ आया? तो मैंने मान लिया y बिलोंग कर रहा है H1 कैपिटल एच बी में, ये आपको समझ आया? तो इसका मतलब है जो y होगा वो बराबर होगा कुछ भी H3 H5 ये सब चल रहा है, मान लीजिए कुछ भी नंबर मान सकते हैं। मान लीजिए जो y होगा वो बराबर होगा H5 के बाद H6b, ये आपको समझ आया? आपने मान लिया y बराबर H6b होगा, ये समझ आया? अब ये रफ पोर्शन रफ करेंगे, ये वाला, ये ऊपर वाला, देखिए ठीक है। अब देखिए यहां पर ये आपको मिला कि जो y है, मैं यहां लिख दूं कि जो y है वो बराबर होगा H6b के। तो यहां पर b की वैल्यू क्या है? H2 इनवर्स H1a। तो आप यहां से लिख सकते हो कि ये बराबर होगा H6 इंटू में H2 इनवर्स, फिर यहां पर ये H1 और यहां पर a, ये बराबर इसके होगा। अब उसी तरीके से पीछे मैं देखिए सब बोलने में समझा दूंगा क्योंकि वो मैंने अभी पीछे करा था। H6 H2 इनवर्स H1, ये जितने भी एलिमेंट है, चाहे H1 हो चाहे H2 हो, ऐसे करके चाहे H6 हो चाहे H6 हो, ये बिलोंग करेगा कैपिटल H में। और यहीं से ये भी कह सकते हो कि इनके इनवर्स मतलब H1 इनवर्स H2 इनवर्स और H6 इनवर्स बिलोंग करेगा कैपिटल H में। तो आप ये तीन नंबर है H6 H2 इनवर्स H1, इन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए जब आप इनका कंपोजिशन बनाओगे, सेम पीछे वाले तरीके से पहले इन दोनों पे कंपोजिशन लगा दोगे या पहले इन दोनों पे लगा दोगे, तो रिजल्ट आपको वही H का मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट H के हैं, चाहे वो कोई सा भी एलिमेंट हो। और क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट एक ही सेट के हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनका क्लोजर एलिमेंट भी उसी सेट का आएगा, क्योंकि वो ग्रुप है, क्योंकि वो सब ग्रुप है। तो इसका मतलब यहां से जब आप किसी भी दो पे रिजल्ट लगाओगे तो जो नया रिजल्ट मिलेगा वो भी उसी एलिमेंट सेट का आएगा, उसी सेट का आएगा। फिर उस नए सेट पे फिर से किसी तीसरे पे लगाओगे तो फिर से क्लोजर लो उसी सेट का आएगा। पीछे भी कर चुके हैं, या फिर चलिए कर लेते हैं। तो ये बराबर होगा, इन दोनों पे लगाएंगे रिजल्ट, तो मान लो कोई नंबर आएगा H7 के, तो ये क्लोजर लो है, और ये बगल में H1 और ये बगल में A। फिर से इन दोनों पे प्रॉपर्टी लगेगी, तो H7 यहां पे लिख दीजिए, फॉर ऑल H7 बिलोंग टू कैपिटल H। फिर से इन दोनों पे प्रॉपर्टी लगेगी, तो फिर से देखिए ये H1 हो चाहे ये H7 हो, दोनों के दोनों H के एलिमेंट हैं, तो फिर क्लोजर लो लगाने पर वो H का ही एलिमेंट देगा। तो आप लिख सकते हो ये बराबर होगा H8A के। यहां तक आपको समझ आया? और जहां पर फॉर ऑल H8 बिलोंग टू कैपिटल H। अब देखिए H8 जो है वो कैपिटल H में बिलोंग कर रहा है और ये Y की वैल्यू चल रही है, तो आप यहां से कह सकते हो कि जो Y होगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल H A में। ये आपको समझ आया? आप ये लेट करके चले थे कि Y कैपिटल H B में बिलोंग कर रहा है, और आपने ये शो कर दिया कि जो वही एलिमेंट Y है वो H A में भी है। इसका मतलब आपने ये दिखा दिया कि जो H B है वो सबसेट है H A का। ये समझ आया? और अब नीचे वाला पोर्शन रफ करूंगा ये ठीक है। और अभी पीछे आपने दिखाया था कि जो HA है वो सबसेट है HB का, क्योंकि आपने केस फर्स्ट में ये दिखाया था, तो यहां पे लिख लीजिए बाय केस फर्स्ट में आपने ये दिखाया था, एंड केस सेकंड में आपने दिखा दिया HB जो है वो सबसेट है HA का। मतलब आप दोनों चीज दिखा चुके हैं कि HA HB का भी सबसेट है और HB HA का भी सबसेट है। इसका मतलब आप यहां से साफ साफ ये बात कह सकते हो कि जो HA है वो बराबर होगा HB में। और जैसे ही आपने HA बराबर HB कह दिया, इसका मतलब दोनों के दोनों राइट कोसेट जो है वो यहाँ पर आइडेंटिकल है। और डिसजॉइंट वाला तो हम केस फर्स्ट में ले चुके थे कि उनके बीच में कुछ भी अगर कॉमन नहीं मिलता तो वो डिसजॉइंट है। ये समझ आया? दोनों केस आप दिखा चुके हो। केस फर्स्ट में आपने डिसजॉइंट वाला लिया था, सबसे पहले जो केस फर्स्ट आया था, और यहाँ पे जो केस सेकंड में दिखाया है वो हमने आइडेंटिकल वाला दिखाया। दोनों केस हमारे कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से आप लेफ्ट कोसेट ट्राई करो,
क्या करोगे, आप ये दिखाओगे कि एनी टू लेफ्ट कोसेट आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। सेम यही प्रोसेस है, बस यहां पर ये जो बी है, ये जो ए है वो राइट साइड में लिखा हुआ है। जब आप लेफ्ट वाला करोगे तो ये बी ए सी डी जितना भी मिलेगा वो एच के लेफ्ट में आ जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम यही है। ये समझ आया? तो ये राइट कोसेट की थ्योरम थी, कंप्लीट हो गई है। अगले रिजल्ट में मिलेंगे, आगे भी थ्योरम आ रही है। आज टोटल 5 वीडियो आएंगी और बस इसे ट्राई करिए। बाकी मिलते हैं आगे। अगर लेफ्ट वाला नहीं होता तो कमेंट छोड़िएगा, 24 घंटे में अपलोड हो जाएगी। बाय, ठीक है, थैंक यू।